नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी पर। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ये आपका छठवां लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हम लोगों ने 3 एप्लीकेशंस पढ़े। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है, 2 इफेक्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बेसिकली हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो है उसके कारण कौन कौन से इफेक्ट्स हमको देखने को वहाँ पर मिलते हैं। ये चीज़ आपके सामने जो है यहाँ पर बनी हुई है। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण कौन कौन से इफेक्ट देखने को आपको मिलेंगे। अगर आप बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ आपका, और हाइपर कॉन्जुगेशन के अलावा इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इसी को आपको बताया था वैज्ञानिक इनगोल्ड थे, उन्होंने बताया था कि इसको मीजोमेरिज्म भी कहते हैं। तो एक पार्ट है इसका, तो इसको हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 बातें पढ़ ली हैं वहाँ पे। एक रेजोनेंस, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन और तीसरा आपका एरोमेटिसिटी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट पोलराइजेशन के अंदर अगला इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद जो टेम्परेरी इफेक्ट हैं, इन इफेक्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो जो बच्चे नए इस लेक्चर को देख रहे हैं, एक बार हम फिर से बता दें, यदि आपने पुराना पिछला लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो थोड़ा सा इंट्रो करा दें आपको कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। और इसके अलावा ये आप संक्षिप्त रूप में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। वो लेक्चर आप पहले देखिएगा, उसके बाद ये आज पढ़ेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएगी। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन कब डिस्प्लेस होंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, H सिंगल बॉन्ड, कोई भी मान लीजिए हेलोजन है, X है। आप सभी जानते हैं कि जो हेलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो क्या होगा, ये जो एक आपका बॉन्ड बना हुआ है वो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से बनेगा। तो जो एक्चुअल H सिंगल बॉन्ड X के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन आपके शेयर हो रहे हैं, ये दोनों क्या होंगे, वास्तविकता जो है वो X की तरफ को झुके रहेंगे। क्या होगा, ये वाले जो हैं वो बीचों बीच ना होकर थोड़ा सा क्या होंगे, एक तरफ को होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपने एक टेंडेंसी पढ़ी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम आपको पढ़ाते हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। वो क्या होती है कि किसी भी अणु में जो सहसंयोजी बंध बनता है, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर जो खींचने की क्षमता होती है बच्चों, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो अगर एक्स जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे। इससे क्या होगा, इस पर पार्शियल आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इससे क्या होगा, नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। ये वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रयोग हुए हैं इन दोनों में, वो हैं तो दोनों के बीच में ही, लेकिन अगर आप टोटल हिस्से की बात करें, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोनों एटम हैं और बीचों बीच होना चाहिए था इन दोनों को यहाँ पर, लेकिन वास्तविकता आप क्या पाएंगे कि थोड़े से इधर शिफ्ट मिलेंगे आपको। वो एक्चुअल जो उनकी पोजीशन है वो कुछ इस जगह ऐसी मिलेगी आपको देखने को। तो यही क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो परमानेंट आपका हो सकता है, दूसरा टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट इफेक्ट। इसमें क्या होता है, और टेम्परेरी में क्या है, टेम्पोरेरी लीजिए। तो 2 तरीके के इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों में हमने क्या क्या पढ़ा, जब परमानेंट इफेक्ट की बात करते हैं तो ऐसे इफेक्ट्स को हम पोलराइजेशन कहते हैं, और जो टेम्प्रेरी इफेक्ट हैं इनको पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स कहते हैं। जब पोलराइजेशन इफेक्ट यानी कि परमानेंट इफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन। ये क्या था हाइपर कॉन्जुगेशन, कोई एक कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उसके साथ अगले कार्बन पर पाई है। तो यहाँ पर पाई का जब सिग्मा के साथ हम लोगों ने कॉन्जुगेशन देखा तो उसको हम लोगों ने बोला है हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद मीजोमेरिक की बात करते हैं, आज हम लोग मीजोमेरिक को ही पढ़ेंगे, ये पार्ट रेजोनेंस का है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो इतनी बात बच्चों क्लियर होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है वो क्यों होती है, ड्यू टू पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी। क्योंकि जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, 2 अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता के परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, तो जो साझे में इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं वो किसी एक एटम की तरफ चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, पोलराइजेशन उत्पन्न हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। और वही पोलराइजेशन के कारण क्या होता है, आपके 2 इफेक्ट्स जनरेट होते हैं, एक आपके परमानेंट इफेक्ट हैं, दूसरे आपके टेम्परेरी इफेक्ट्स हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आई है कि जैसे हमने आपको बता दिया
कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जब इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। दूसरा चीज़ आप ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट में आप दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स को आप पढ़ते हैं, एक डी लोकेलाइजेशन होता है, एक लोकेलाइज्ड होते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा, जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड से CH, सिंगल बॉन्ड से CH, तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका पाई बॉन्ड और ये वाला होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो दो परमाणुओं के बीच में ही ये बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना रहा है, ये दोनों के बीच में यहाँ पे बना रहा है, तो वहीं पर स्थित हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। जब यही चीज़ आपको कॉन्जुगेशन में देखने को मिलती है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर पाई है, यहाँ पर सिग्मा है, फिर इसके बाद पाई है। इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कुछ इस तरीके से हो सकती है, पिछले लेक्चर्स में हम बता चुके हैं आपको। तो इसको क्या कहा जाता है? डी लोकेलाइजेशन, यानी कि विस्थानीकरण कहते हैं। ये विस्थानीकरण क्या है कि दो परमाणुओं के बीच में जो बंध बना है, उस बंध प्रयुक्त बंध को जब केवल दो नाभिकों के बीच में सीमित रखा जाए तो उसको लोकेलाइज्ड कहते हैं। जब यह पाई इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में प्रयुक्त हो रहे हैं, जब वो आगे शिफ्ट हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, तो उसको विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होगा, इधर उधर जाएंगे, डिस्प्लेस होंगे, उसी के कारण ये इफेक्ट्स जो हैं वो जनरेट होंगे। जब इफेक्ट तो परमानेंट है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे इफेक्ट को पोलराइजेशन कहते हैं। और जब पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहला इफेक्ट है, आपको इसको लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक, ये क्या है मीजोमेरिक प्रभाव? इसके लिए कुछ शर्तें हैं। मीजोमेरिक में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यह कैसा है, यह एक परमानेंट इफेक्ट है, यह एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट समझते हैं। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स तथा पाई इलेक्ट्रॉन्स अथवा लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस इफेक्ट में पाई से पाई और पाई से लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें ये या इसमें कॉन्जुगेशन आवश्यक है, इसमें कॉन्जुगेशन आवश्यक है। थोड़ा सा बच्चों हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके सामने पहला एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है। 4 कार्बन है बच्चों आपके सामने। इन 4 कार्बन को आप क्या कहेंगे? ब्यूट। ब्यूट में भी आप नंबरिंग करें तो 1 2 3 और 4। यहाँ पहले पर डबल, उसके बाद तीसरे पे डबल है, तो इसको ब्यूट 1,3 और उसके बाद डाई और इन बोलेंगे। ब्यूट 1,3 डाई इन। यहाँ क्या पाते हैं आप? यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ पाई है। तो अल्टरनेट में जब कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो हम यहाँ कहते हैं कि पाई पाई के साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए या पाई लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या होगा? ऐसे इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो जाएगी इस तरीके से। तो आपको एक दूसरा इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। क्या बच्चों? कि अगर इससे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। इससे आगे जाते हैं तो इस पर क्या आएगा? माइनस। फिर अगले वाले पे क्या होता है कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम यहाँ पर आपको बना के दिखा देते हैं। ये आपके क्या बना लेंगे? सॉरी, ये बना लेंगे आपके डबल बॉन्ड। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप दूसरा स्ट्रक्चर इसी का बना सकते हैं कि अगर इसको उल्टा लिखा जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो इस पर आपका प्लस और इस पर आपका माइनस देखने को मिलेगा।
तो क्या होना चाहिए, जो मीजोमेरिक प्रभाव है ये बेसिकली कॉन्जुकेटेड सिस्टम में आपको देखने को मिलता है, जहां पाई पाई कॉन्जुकेशन के साथ होते हैं या पाई लोन पेयर के साथ कॉन्जुकेशन में होते हैं। बात समझ आ रही है सबको? एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl लेते हैं, तो बच्चों इस चीज़ को समझना जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl को विनाइल बोला जाता है, और इसके साथ क्लोरीन जुड़ी है तो इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। क्लोरीन पर क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक ने बॉन्ड बनाया है, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन वही हैं, तो इसको लॉन पेयर कहते हैं। ये रिपल्सन दिखाएगा जिससे बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी कि इसके पास नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों बॉन्ड बनाएंगे। चूंकि इसने लॉन पेयर दिया है इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, प्लस। ये लॉन पेयर दिया है इसने इसलिए प्लस दिया है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और इस प्लस को लोन पेयर देकर इसके साथ बॉन्ड बना लिया है आपका, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी बनके तैयार हो जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, मीजोमेरिक प्रभाव। ये बात आपको समझनी है कि ये परमानेंट इफेक्ट है, जहाँ कॉन्जुकेशन है वहाँ देखने को मिलेगा। पाई पाई के साथ कॉन्जुकेशन में है या पाई लोन पेयर के साथ कॉन्जुकेशन में है तो आपको देखने को मिलेगा, यदि कॉन्जुकेशन नहीं है तो नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड से CH2, आपने कहा कि जिसमें पाई होते हैं उसी में देखने को मिलेगा, तो पाई पाई ये प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर लगातार प्रेजेंट है, कॉन्जुकेशन में नहीं है। ऐसी एल्कीन को हम लोग कॉमुलेटिव एल्कीन बोलते हैं, कॉमुलेटिव एल्कीन। ये कॉमुलेटिव एल्कीन है, इसमें लगातार नहीं है, क्या सॉरी अल्टरनेट में नहीं है, लगातार है, तो ये नो मीजोमेरिक इफेक्ट इसमें ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक और कोई एग्जांपल ले ले, जैसे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड से CH सिंगल बॉन्ड से CH2 सिंगल बॉन्ड से CH डबल बॉन्ड से CH2। इस कंपाउंड के अंदर भी पाई प्रेजेंट है, लेकिन ये दोनों ही बहुत दूर दूर हैं। ऐसी एल्कीन को अल्फा ओमेगा एल्कीन आप कह सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के कंपाउंड्स में भी किसी भी प्रकार का आपको मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता हुआ नज़र आएगा। जहाँ पर पाई अल्टरनेट में नहीं है, इस क्रम में अगर प्रेजेंट है तो ही आप वहाँ पर मीजोमेरिक पाएंगे, अन्यथा की उपस्थिति में चाहे जैसे कहीं भी 2 पाई प्रेजेंट है कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। यदि लगातार हैं तब भी कोई मतलब नहीं है, तो आपको उस चीज़ पे गौर करना है क्या कि पाई पाई के साथ कॉन्जुकेशन में होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर के साथ कॉन्जुकेशन में होना चाहिए। कॉन्जुकेशन आवश्यक है, नहीं होगा तो ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, एक परमानेंट इफेक्ट की कैटेगरी में आता है। बताइएगा, इतनी बात अगर सबको क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों कि ये जो इफेक्ट शो करते हैं इसमें भी 2 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पहला आपका है -I इफेक्ट। हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी क्या हो, यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है जब कॉन्जुकेशन में है, तो लिखते हैं किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन समूह की ओर होता है, समूह की ओर होता है, तो उसे -M इफेक्ट कहा जाता है। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट तो हो, लेकिन किसी भी कार्बन चेन में, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्रुप की ओर हों, जो आपने फंक्शनल ग्रुप लगाया है, जो आपने समूह लगाया है, उस समूह की तरफ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होना चाहिए। अब देखो कैसे पहचानेंगे, इस चीज़ को समझना। जैसे लिखा है सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, इसमें क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ कुछ भी जुड़ा हो लेकिन इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही रहेगा। तो पहचान आपकी यही है कि ऐसे ग्रुप
जिनमें जैसे सिंगल बॉन्ड CHO है, दूसरा C डबल बॉन्ड O कीटोन है, जैसे सिंगल से C और आपका डबल से O, सिंगल से OH इस टाइप का ग्रुप है, सिंगल से C ट्रिपल से N है ना, सिंगल से S डबल से O, डबल से O सिंगल से Cl है। इस टाइप के अगर बच्चों ग्रुप प्रेजेंट हैं अगर, तो हम पहचान पाएंगे कि -m जो लगेगा यानी कि कॉन्जुकेटेड में जो इफेक्ट है वो इफेक्ट ऐसा लगेगा जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है ग्रुप की तरफ लगेगा। इसी में आप और लिख सकते हैं जैसे सिंगल बॉन्ड से N, डबल बॉन्ड से O, कोऑर्डिनेट से O जो NO2 है, वो इस टाइप के आपको ग्रुप देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों अगली बात करते हैं। अगला इफेक्ट है आपका +m इफेक्ट। क्या होगा, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रुप की तरफ हो, यहाँ क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, विस्थापन पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं, कॉन्जुकेटेड सिस्टम के अंदर। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, पाई के साथ कॉन्जुकेशन में हो या पाई लोन पेयर के साथ कॉन्जुकेशन में हो। हम यहाँ बात करते हैं +m इफेक्ट की। तो +m इफेक्ट क्या है कि किसी भी कार्बन चेन में, किसी भी कॉन्जुकेटेड मॉलिक्यूल में, ऐसे लिख दीजिए, किसी भी कॉन्जुकेटेड मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ग्रुप से दूर की ओर होता है, दूर की ओर होता है, +m इफेक्ट कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि कब समूह से दूर की ओर होगा। जैसे मान लीजिए किसी के पास जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा तब ये ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे आपके पास NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, जब रिंग में जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, जिससे वो आगे को धक्का लगाएगा। जैसे लास्ट पिछला एग्जांपल आप लोगों ने अभी देखा था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। तो इस पे जो लोन पेयर थे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे पुश कर रहे थे, जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन से इधर शिफ्ट हो गए थे। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहचान है इस चीज़ की कि जिस पे लोन पेयर होंगे, जैसे और एग्जांपल की अगर बात कर लें तो सिंगल बॉन्ड NHR हो गया आपका, है ना, सिंगल बॉन्ड से NR3 हो गए जिस पे आपके लोन पेयर हो गए, सिंगल बॉन्ड से NHCOCH3 हो गए। इस टाइप के जो आपके ग्रुप हैं, जैसे और आप क्या ले सकते हैं, सिंगल बॉन्ड Cl है जिस पर लोन पेयर होंगे, सिंगल बॉन्ड से आपका Br हो गया जिस पर लोन पेयर हो गए। तो ये वाली जो स्पीसीज़ हैं आपकी, वो सभी जो लोन पेयर दे रही होंगी ऐसे +m इफेक्ट शो कर रहे होंगे। बताइएगा, यहाँ तक आप सभी को बात क्लियर होनी चाहिए, तो फिर इसके बाद आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चूँकि अब हम लोग जो कॉन्जुकेशन पढ़ रहे हैं वो किस में था, पाई से पाई। अब दिमाग में एक बात आती है, सर वैज्ञानिक जो इनगोल्ड थे, इनगोल्ड, इन्होंने क्या बोला था, इनगोल्ड ने रेजोनेंस का ही नाम मीजोमेरिज्म कह दिया था, रेजोनेंस को ही वो मीजोमेरिज्म कह रहे थे। तो फिर क्या ये बात है, क्या दोनों रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म एक ही टर्म है या डिफरेंट है? तो उसके लिए क्या डिफरेंस है, हम लोग इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। चूंकि पाई से पाई कॉन्जुकेशन रेजोनेंस में भी देखने को मिलता है, पाई से लोन पेयर कॉन्जुकेशन आपको रेजोनेंस में भी देखने को मिलता है, तो फिर आपको रेजोनेंस मीजोमेरिज्म में कैसे विभेद किया जाए, कैसे आप इन दोनों में विभेदित कर सकते हैं? तो कहते हैं कि मीजोमेरिज्म के लिए यहां आप क्या लिखेंगे, मीजोमेरिज्म के लिए हमेशा सिस्टम में कॉन्जुगेशन आवश्यक है। क्या आपको देखने को मिलेगा, किसी भी सिस्टम में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन जरूर देखने को मिलना चाहिए। जैसे हम लोग बात कर ले, जैसे एग्जांपल हम लोगों ने चर्चा की, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से H। मान लीजिए अगर इस तरीके से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपकी पाई है,
यहाँ आपका सिग्मा है, फिर आपको यहाँ पे पाई देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो सकती है। आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, ध्यान देना कि ये वाला ऐसे इलेक्ट्रॉनों को पुश करे और ये वाला बॉन्ड आगे की तरफ ब्रेक हो जाए। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन इधर से जब मूव करेंगे आगे की तरफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस, और ये डबल टूट के क्या हो जाएगा, सिंगल। अच्छा, यहाँ क्या होगा, इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, तो जो अगला सी है वो क्या हो जाएगा, ऊपर निगेटिव हो जाएगा। और जैसे यहाँ प्लस होगा, ये प्लस माइनस दोनों क्या बना लेंगे, अपने ऊपर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये वाली बात जो है बनकर तैयार हो जाएगी। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड से मान लीजिए इस पर Br प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, Br इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन दिखाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे आगे की तरफ होगा, इस पर प्लस इस पर माइनस। तो जो दूसरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा वो CH2 और CH के बीच में डबल की जगह आपका क्या हो जाएगा, सिंगल। तो ये वाले लोन पेयर देकर इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, इस पर क्या हो जाएगा आपका प्लस, बाकी के लोन पेयर यहाँ। तो वहाँ आवश्यक है चाहे लोन पेयर आपका पाई के साथ कॉन्जुकेशन में हो या पाई पाई के साथ कॉन्जुकेशन में हो, ये जरूरी है। लेकिन अगर हम इसके बाद अगर सेकंड पॉइंट की अगर चर्चा कर लें तो रेजोनेंस की अगर बात करते हैं, तो क्या रेजोनेंस के लिए आवश्यक है कि रेजोनेंस में हमेशा ही जो है सिस्टम में कॉन्जुकेशन होना चाहिए? तो यह आवश्यक नहीं है। रेजोनेंस के लिए हम ऐसे लिखेंगे ऑलवेज, या हमेशा लिख दीजिए, हमेशा कॉन्जुगेशन आवश्यक नहीं है, कॉन्जुगेशन आवश्यक नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन अगर हमेशा आवश्यक नहीं है तो रेजोनेंस कैसे दिखाया जा सकता है, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका H2 लिखा हुआ है, तो कभी कभी आप H2 को देखते हैं, कुछ इस फॉर्म में भी लिखा जाता है H पॉजिटिव H नेगेटिव। इसी को ही कैसे लिखा जा सकता है, H पॉजिटिव नेगेटिव H नेगेटिव H पॉजिटिव। या कभी कभी जैसे हम लोग बात कर लें H सिंगल बॉन्ड Cl लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग कैसे लिख देते हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है कि ये इस तरीके से लिखे जा सकते हैं? हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी बच्चों, क्या चीज़, कि जब किसी भी अणु की उसकी एक संरचना से उसके सभी गुण स्पष्ट नहीं होते हैं तो उसके लिए उसकी अन्य संरचनाएं बनानी पड़ती हैं, और ऐसी संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहा जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आवश्यक है क्या जो H2 बनेगा वो इसी फॉर्म में ही बताया जा सकता है? नहीं। जैसे हम लोगों ने BBT पढ़ा, तो उसके अंदर जब H2 पढ़ा, तो जब उन्होंने दो साइंटिस्ट जब उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, तो वो आयनिक फॉर्म में जब एक्सप्लेन किया अलग अलग रूप में, तो वो उनकी ज़्यादा गुणों की व्याख्या की जा सकती थी, जैसे कई स्ट्रक्चर्स ऐसे थे। तो हम कह सकते हैं कि जो मीजोमेरिज्म है वो मीजोमेरिज्म इज ए स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि विभिन्न रूप किसी भी अणु के प्रदर्शित करना, ये तो आपकी रेजोनेंस की घटना हो गई, अनुनाद की घटना हो गई। और जब कॉन्जुगेशन नेसेसरी हो जाए, जब पाई पाई के साथ कॉन्जुगेशन में या पाई लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो उसी रेजोनेंस की घटना को ही मीजोमेरिज्म कह दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस डिस्प्लेसमेंट की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में दो प्रकार के इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। पहला इफेक्ट है आपका परमानेंट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट है आपका टेम्परेरी इफेक्ट, जिसमें आपके हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मीजोमेरिज तीनों खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग परमानेंट इफेक्ट में नेक्स्ट इफेक्ट की चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे बच्चों प्रेरण प्रभाव। ठीक है, किस बात पर चर्चा करते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेरण। क्यों इसको प्रेरण बोला जाएगा? इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं। देखिएगा, इस पर चर्चा करते हैं कि क्यों इसको प्रेरण बोला जाए। आपके साथ मान लीजिए कि कार्बन जब जुड़ा हुआ है किसी दूसरे, जिसके पास दूसरे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि अलग टाइप का आपके पास कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप है, यानी कब उत्पन्न होगा आपका प्रेरण प्रभाव? जब किसी कार्बन श्रृंखला में टर्मिनल कार्बन
टर्मिनल कार्बन किसको बोलेंगे? जो किनारे वाला है। ठीक है, कार्बन श्रृंखला में जब किसी कार्बन श्रृंखला में टर्मिनल कार्बन पर अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु जुड़े होते हैं तो यह सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट उत्पन्न होता है। इसे प्रेरण प्रभाव कहते हैं। आइए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बन से जुड़ा हुआ जो X है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश और इस पर आंशिक रूप से धनावेश हो जाएगा। ये होगा क्या एक्चुअल में? जिसके पास देखिएगा X का एक इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब सहसंयोजी बंध बनता है तो दोनों साझे में होते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग है तो साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म को जो X है वो अपनी ओर खींच लेगा। अगर अपनी ओर खींचेगा जिससे क्या होगा? पोलराइजेशन हो जाएगा, और यही पोलराइजेशन आपका जो इफेक्ट है वही इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स है। क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का एक परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट है जिसको हम लोग प्रेरण प्रभाव कहते हैं। और ये कब उत्पन्न होता है? जब किसी कार्बन श्रृंखला के टर्मिनल कार्बन पर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम वहां अटैच्ड होता है तो उस पर आंशिक रूप से ऋणावेश और इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण साझे में इलेक्ट्रॉन जो प्रयुक्त हो रहे हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की टूवर्ड्स चले जाएंगे, जिससे इस पर धनावेश हो जाएगा। यह पाया गया है कि इस कार्बन की अपेक्षा इसका जो पास वाला कार्बन है उस कार्बन पर इसका प्रभाव थोड़ा सा रहता है, इसलिए इसके खिंचाव पर थोड़ा सा पॉजिटिव, और अगर और अगली बात करें तो इस पर और पॉजिटिव, और अगले कार्बन पर बहुत ही कम पॉजिटिव नज़र आता है। तो ये किसी कार्बन श्रृंखला में पूरा देखने को मिलता है जो कि इधर की तरफ इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो जाती है। यही मान लें कि अगर कोई भी ग्रुप इससे इलेक्ट्रो पॉजिटिव जुड़ा हुआ है तो इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा, दूसरे पर आंशिक रूप से इससे भी कम ऋणावेश आएगा, और चौथे कार्बन परमाणु पर यह इफेक्ट यह मान लीजिए कि ना के बराबर लगता है। ऐसा कह सकते हैं कि ये इफेक्ट जो है वो काम करना चौथे कार्बन पर बंद कर देता है। ये क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, पोलराइजेशन इफेक्ट है। कार्बन श्रृंखला में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम जुड़े होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होते हैं, केवल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है। बताइएगा, इतनी बात क्या आप लोगों को क्लियर है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है? तो इसको क्या बोला जाता है? आपका इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरण प्रभाव। ठीक है, अब बात आगे करते हैं कि जिस तरीके से आपका माइनस जो इफेक्ट आपका था और प्लस आई इफेक्ट था उसी तरीके से एम था, उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा आपका माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट, और आपको देखने को मिलेगा प्लस आई इफेक्ट। क्या है? जब किसी भी कार्बन श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड से सभी जुड़े हुए हैं, उससे कोई ग्रुप ऐसा जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। क्या कहेंगे अभी इसी को? जब माइनस वाले को, जब इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण
ग्रुप की ओर होता है। बस इतनी ही बात कहेंगे हम आपसे, की ओर होता है। ठीक है, क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन्स हों उसी की तरफ जाएं तब इसको हम लोग क्या कह देते हैं, माइनस आई इफेक्ट। और अगर प्लस आई इफेक्ट की अगर हम लोग चर्चा करें तो कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या जो उसका पोलराइजेशन है, आप इसको ऐसे पोलराइजेशन कह सकते हैं, मूवमेंट या पोलराइजेशन क्या हो, ग्रुप से दूर की ओर हो, ग्रुप से दूर की ओर हो। दूर की ओर हो। ठीक है, तो दो चीज आपको वहां पर देखने को मिलेंगी जिसको माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं। अब बच्चों चलते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन पे। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि केवल डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कार्बन के साथ कोई ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया आपका। अगर ग्रुप की तरफ अगर होते हैं तो माइनस, ग्रुप से दूर जाते हैं तो प्लस, प्लस और माइनस। अब कुछ बात स्पेशल होती है जो आपको याद रखनी, जैसे जितने भी एल्किल ग्रुप हैं आपके, CH3 हो गया, डाई ट्राई, जो भी मिथाइल ग्रुप हैं वो सभी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं, बेसिकली ऐसा देखने में आता है कि ऐसे सभी जो ग्रुप हैं वो वाले माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। ये एल्किल हैलाइड क्या है, ये कोई आपका एल्किल ग्रुप है और ये आपका एक्स हो गया। समझना जरा, एक्स को हेलोजन बोला जाए या हैलाइड बोला जाए, हेलोजन में और हैलाइड में क्या डिफरेंस है इसको समझना जरा। हेलोजन जब जैसे मान लीजिए कि Cl2 लिखा है, Br2 लिखा है, ये क्या है, हेलोजन्स हैं। और जब यही हेलोजन जब किसी के साथ अटैच्ड हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि इसके साथ हो गया तो उसको हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ दिया गया। तो जब केवल आपका एक मेटल एलिमेंट होता है तो वो हेलोजन बोला जाता है, और जब किसी से जुड़ जाता है वो तो उसको हैलाइड बोला जाता है। तो ये हम लोग एल्किल ग्रुप आपका आर हो गया और एक्स उससे जुड़ा हुआ तो एल्किल हैलाइड हो गया। अब वो कहते हैं एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी कैसे अफेक्ट होती है, इस बात को हम लोग समझेंगे कि कैसे स्टेबिलिटी जो है वो अफेक्ट होगी। अभी एक चीज समझो, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज्ड स्पीसीज, कोई भी ऐसी स्पीसीज हो जिन पर क्या हो, चार्ज हो, उनके स्थायित्व को, उनकी स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे बता सकते हैं, ऐसी बात हम लोग समझेंगे। ठीक है, ऐसा क्या पढ़ रहे, ऐसा कोई भी फैक्टर जो उस स्पीसीज के चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा हो, चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा हो, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। समझना बच्चों, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कैसे पता चलेगी, कैसे इंक्रीज करेगा। मान लीजिए अभी हम चार्ज स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो चार्ज स्पीसीज के बारे में हम लोग कैसे समझ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास CH2 है और इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और CH2 पर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर प्लस, यानी इस CH2 पर प्लस है, और G जो ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हमने मान लिया है, वो क्या कर रहा है, CH2 को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इस पर क्या है, प्लस, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके प्लस पे क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो जब प्लस का चार्ज कम हो जाएगा तो अभी हमने क्या पढ़ा बेटा कि ऐसा कोई भी फैक्टर जो स्पीसीज के चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर दे तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और अभी हमने दो बातें पढ़ी कि कोई भी चीज़ हो जो इलेक्ट्रॉन को देती है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, प्लस आई या प्लस एम बोला जाता है, जो देते हैं यानी दूर जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं ऐसे समूह को माइनस आई बोला जाता है। तो ये क्या करेगा, देगा। तो हमने फॉर सपोज यहाँ पर क्या मान लिया कि जी क्या है, प्लस आई ग्रुप है।
यदि ये प्लस आई ग्रुप है तो इसका मतलब चार्ज को दे रहा है, इसको चार्ज को देगा तो इसका प्लस क्या हो जाएगा, प्लस कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यही समझ लो कि CH2 पर प्लस है और इससे जुड़ा हुआ ग्रुप G है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, और जब खींचेगा तो इस पे प्लस का चार्ज बढ़ेगा, तो ये क्या बनाएगा, G अगर क्या है, मान लो कि ये माइनस आई ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी, डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो बच्चों। क्या हो रहा है कि जब चार्ज को ये खींचेगा तो इस पे प्लस बढ़ेगा, और हमने ऊपर पढ़ा है कि जो चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करे। सर कम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन दे के इस पे जो प्लस आया है, इलेक्ट्रॉन दे के इसके प्लस को बुझा दे, मतलब इस पे जो प्लस लगे, जब इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस क्यों लगा है, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ये क्या है, देने वाला है, जब इलेक्ट्रॉनों को देगा तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, प्लस आई इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी, क्या करता है, इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी। बात दोनों समझ आ गई नहीं आ गई, तो क्या करता है, ये वाला बढ़ाता है। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए कि जो प्लस वाले ग्रुप होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसमें माइनस लगा होता है इफेक्ट में, वो इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करता है। तो यहाँ एग्जाम्पल हमने प्लस का लिया है, इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साथ में आप माइनस वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम यहाँ पे मान लें बच्चों कि CH2 लिखा हुआ है और इस पर माइनस है और इससे जुड़ा हुआ कोई ग्रुप G है, और ये इलेक्ट्रॉनों को देने वाला है। अगर ये क्या होगा, अगर देने वाला है तो क्या हो गया, प्लस वाला ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो चार्ज को बढ़ाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी। बात समझ आ गई, स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम कर देता है। यहीं CH2 के साथ अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो और वो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला हो तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो कम हो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी। अब आपको लग रहा होगा सर इतनी लंबी कहानी क्यों समझाई, क्योंकि एप्लीकेशन हमें समझना है अभी। इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, एल्किल हैलाइड की स्टेबिलिटी। चलिए आपके सामने एल्किल हैलाइड में कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या चीज़ है एल्किल हैलाइड, उसको समझने का प्रयास करते हैं जरा। देखो यहाँ आपके पास कोई एक कार्बन एटम है और उसके साथ 3 कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं ऐसे आपके, और उसके साथ जुड़ा हुआ है मान लीजिए X। ये क्या हो गया आपका, टर्सरी हैलाइड हो गया। नाम क्या होगा इस टर्सरी हैलाइड का, एक मिनट देखना जरा, टर्सरी हैलाइड का नाम क्या होगा, इसी का टर्सरी ब्यूटेल और हैलाइड, टर्सरी ब्यूटेल हैलाइड। अब टर्सरी ब्यूटेल हैलाइड में क्या हुआ कि यहाँ पर हमने किसी पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन को करा दिया, इससे क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, इस पर आ गया प्लस, कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस, और बाकी के 3 यहाँ पर ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये तो आपका टर्सरी है। ऐसे ही बच्चों दूसरा अगर एग्जाम्पल हम बनाते हैं, एक मान लीजिए कार्बन से अब की बार CH3 हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, इस पर हो गया प्लस। अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो एक और कम कर दिया, जिससे केवल एक CH3 रह गया, इस पर पॉजिटिव हो गया, और एक और बात कर दें तो केवल CH3 पे प्लस हो गया। अब ध्यान देना, आपसे पूछा जाए कि ये जो 4 एल्किल हैलाइड बने हैं वो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो रिएक्टिव कौन होगा, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल बनाएगा वही तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब कार्बन पर प्लस है तो यहाँ पर 3 प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं जो चार्ज को देकर इसके पॉजिटिव को क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से समझो, यहाँ CH3 जो हैं वो चार्ज को देकर कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं, जिससे क्या होगा, खींचने वाला इलेक्ट्रॉन लेकर वहाँ से चला जाएगा। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन देंगे ज़्यादा कार्बन को, उतना ही धक्का लगाने में आसानी होगी, यानी X उतनी आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो अगर एल्किल हैलाइड की बात करें तो टर्सरी एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड लास्ट आपका CH3
का हैलाइड होगा जो आपका लेस रिएक्टिव की कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। बताइएगा, बात समझ आई बच्चों? ये लास्ट वाला आपका ऐसे हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। क्यों हो गया, ये वाली बात समझ आई कि सी से जुड़ा हुआ एक्स है और हमें क्या करना है, रिएक्टिविटी दिखानी है। मान लीजिए यहाँ पर OH नेगेटिव होता है, इससे हमें रिएक्शन करानी है, तो OH नेगेटिव इस पे जुड़ता आके और एक्स वहाँ से रिमूव होता। तो वो इतनी आसानी से कब हट पाएगा, जब कार्बन बहुत इलेक्ट्रॉन रिच होगा तब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इसको क्या करें, तीनों मिथाइल जो ग्रुप हैं वो इसको चार्ज देकर इलेक्ट्रॉन रिच बना दें, जिससे आसानी से X जो है इलेक्ट्रॉन लेकर वहाँ से हट जाए। तो पहले टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल हैलाइड जो है आपका वो वाला सबसे कम हो जाता है। अब स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। देखना बच्चों जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, सिंगल से R, सिंगल बॉन्ड COOH। एसिडिटी कैसे निकालोगे, R सिंगल बॉन्ड COO सिंगल नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जितना ज़्यादा H पॉजिटिव देगा, मतलब जितना ज़्यादा टूटेगा, जिसको डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka से डिनोट करते हैं, तो जितना ज़्यादा Ka होगा, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, इसी रिएक्शन को समझिएगा। तो Ka बराबर लिखा जाएगा ऐसे, कंसंट्रेशन ऑफ RCOO सिंगल नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव अपॉन में हम लोग लिखेंगे RCOOH। ऐसे ये कहा जाता है कि Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चों, डिसोसिएशन होगा। ठीक है, अब हम लोग इससे इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे जान सकते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि R सिंगल बॉन्ड C, चलिए नए पेज पर समझते हैं। R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड से H। अभी मान लें कि मेरे पास कोई अभी ग्रुप यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या है, H पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा, यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यानी कि हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं जिससे H को क्या होना है, यहाँ से H को रिमूव होना है। सिंगल बॉन्ड COO O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इस कॉन्जुगेट बेस को जो चीज़ स्टेबल बनाएगी, ध्यान देना, जैसे अब R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो R है वो इलेक्ट्रॉनों को देगी, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन देगी यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, तो ये मजबूती से इसको पकड़ लेगा, मजबूती से पकड़ लेगा तो आसानी से नहीं टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि -I ग्रुप, सॉरी +I ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या है, +I जो ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिडिटी को डिक्रीज करने का काम करते हैं, घटा देते हैं। तो हम इसमें एसिडिटी की ऑर्डर की अगर बात कर लें तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। दूसरे की अगर बात करें तो इसी C से क्या किया हमने बच्चों, ध्यान देना जरा, यहाँ से 3 में से हमने एक H को हटाया और CH3 जोड़ दिया। अगले एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगले में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस वाले कार्बन पर एक और CH3 जोड़ दिया, एक और CH3 जोड़ दिया, यानी कि 2 बार। तो जितने ज़्यादा +I बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, स्टेप यहाँ जो एसिडिटी है, एसिडिटी डिक्रीजेस। याद रखिएगा, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की चर्चा होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड में +I बढ़ने से एसिडिटी कम हो जाती है और -I बढ़ने से बढ़ जाती है। जैसे R, या ऐसे ही लिखिएगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। H जो है वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, और CH3 C डबल OH की अगर बात करें, इन दोनों को अगर कंपेयर करा लें तो इन दोनों में एसिडिटी जो है वो फॉर्मिक एसिड की ज़्यादा है। क्यों, H को इंडक्टिव इफेक्ट में 0 माना जाता है, कोई भी प्रभाव नहीं दिखाता है।
जो CH3 ग्रुप है आपका वो उससे ज़्यादा आपका HCOOH यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, तो ये आसानी से H को रिलीज कर पाएगा। बात समझिएगा। अब अगले एसिडिटी में ऑर्डर में हम और कुछ ऑर्डर देख लें, जैसे R, ये ऐसे लिखिएगा, सिंगल बॉन्ड से C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आपकी कोई लगी है CH3 की जगह हमने ले लिया CH2 और इस पर लगा दिया F, ध्यान देना, Cl, उसके बाद यहाँ लगा दें हम Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल OH, अगला लिखिएगा C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, CH2 से जुड़ा हुआ है Br आपका, और इसके बाद I जोड़ लिया CH2 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों ही इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। अभी जैसा कि आप पिछले में देख कर आए, तो सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतनी ही ज़्यादा उसकी I की पावर है। यहाँ पे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही। तो नीचे से अगर ऊपर की बात कर लें, आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन का इंडक्टिव, ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन का, उससे ज़्यादा फ्लोरीन का है, तो एसिडिटी यहाँ क्या हो जाएगी, एसिडिटी इंक्रीजेज, एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चूँकि एक चीज़ और हम आपको बता दें इंडक्टिव इफेक्ट में, क्योंकि जब एप्लीकेशन आता है तो वहाँ पे एक चीज़ और समझनी है कि जैसे हमने आपको बताया कि इस पर कम हो जाता है, इस पर और कम हो जाता है, इस पर और कम हो जाता है, यानी कि ये जो इफेक्ट है वो इफेक्ट जो है इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, दूरी पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो अगले एप्लीकेशन में हम लोग चलते हैं जहां हम लोग अभी पढ़ रहे थे। जैसे कोई आपको एग्जांपल दिया जाए और वहां से आप पूछ लें कि कैसे, जैसे आपके पास एग्जांपल लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड से CH2, सिंगल बॉन्ड से C डबल OH। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ये सभी एग्जाम्पल जो हम आपको करा रहे हैं वो वाले ये जो बता रहे हैं ये सब एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH से सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड से CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH, और इसमें किनारे पर लगा दिया है CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH2 फिर सिंगल बॉन्ड C डबल OH। अगर इसमें आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, ये जो Cl है वो C डबल OH के बहुत पास में है, इसमें दूसरे कार्बन पर है, इसमें तीसरे कार्बन पर है। तो अगर इसमें A, B और C अगर तीनों की चर्चा कर लें तो इन तीनों में से क्या हो जाएगा, जो इतना दूर हो जाएगा उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगी आपकी, यहाँ पर ये डिक्रीज कर जाएगी, एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी डिक्रीजेस, एसिडिटी क्या होगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, जितना दूर होगा -I, जितना ज़्यादा पास में उतना अच्छा प्रभाव दिखा पाएगा। इन सभी में अगर तुलना करें तो ये वाला D हो जाएगा, ये आपका सबसे लास्ट में जाएगा, A देन B देन C देन D, ये वाला ऑर्डर आपका लग जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसी में, देखना। जैसे मान लो कि CH3 C डबल OH ले लिया और दूसरा CF3 C डबल OH, फिर उसके बाद CCl3 C डबल OH, उसके बाद CBr3 C डबल OH, और उसके बाद CI3 C डबल OH, कुछ इस तरीके से लगा दिए। तो अगर इन सभी में कंपेयर करें तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में लाएंगे CH3 C डबल OH को, क्योंकि ये +I शो कर रहा है, बाकी के सब -I शो कर रहे हैं। तो CH3 C डबल OH। तो अगर एसिडिटी का ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को क्या होगा, यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ जाने पे बढ़ा रही होगी। ये -I कम, इसका उससे कम, इसका उससे कम, इसका उससे कम। तो -I से, या सीधा सीधा हमने आपको अभी पिछले पॉइंट में लिखाया था क्या, यहाँ पर आपने देखा था
कि जो प्लस आई ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, अच्छा कंक्लूजन नहीं लिखा है, हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं इसी पॉइंट में, ठीक है, यहीं लिख लीजिए कहीं जिसमें छोटा पड़ जाए वहीं लिख लेते हैं हम लोग। प्लस आई ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को घटा देते हैं, जबकि माइनस आई ग्रुप बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो ये वाले घटाते हैं और ये वाले क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। बेसिसिटी माने क्या होता है, क्षारकता जिसको कहा जाता है। तो पहले समझ लेते हैं कि एसिड और बेस क्या चीज़ है, यानी कि क्षार किसको कहा जाता है। तो आपके एक वैज्ञानिक हुए हैं लुईस ने एसिड और बेस के लिए दो परिभाषा दी हैं, एसिड और बेस, इन्हीं को लुईस एसिड और बेस कहा जाता है। तो कहते हैं कि लोन पेयर एक्सेप्टर, जो लोन पेयर ग्रहण करें, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले स्पीशीज को क्या कहा जाता है, लुईस एसिड। और जो आपकी लोन पेयर डोनर होती हैं बच्चों, लोन पेयर डोनर जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, ऐसे बेस होते हैं। कौन कौन सी लेंगे बच्चों, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, जैसे BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, SnCl2 हो गया, FeCl2 हो गया, जिनका अष्टक पूरा नहीं होता है, जिसके वैलेंसी सेल में 8 नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे कौन, जिसको कमी होगी। दूसरा है लोन पेयर एक्सेप्टर डोनर, कौन डोनेट करेंगे, जिन पर एक्स्ट्रा होगा, जैसे NH3 पे हो गया, सिंगल बॉन्ड OH पे हो गया, सिंगल बॉन्ड C पे हो गया। तो ऐसे ग्रुप जिन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो देते हैं, वो बेस हैं। अब इन्होंने कहा एमीन्स, तो आप लोगों ने पढ़ा है बेसिकली कि नाइट्रोजन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ NH2, ये आपका बेस हो गया, NH3 ये आपका बेस हो गया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से NR2 ये आपके बेस हो गए, सिंगल बॉन्ड से NR3 ये आपके बेस हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके बेस। अब इन्होंने क्या चीज़ बोली है, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, कैसे बेसिक होंगे। तो जो एमीन्स हैं, यानी कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो एल्किल ग्रुप हैं, जो समूह हैं, इसके साथ RNH2 आप जोड़ सकते हैं, 2 जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसके साथ 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसे मानकर हम लोग चलेंगे। तो बेसिसिटी ऑफ एमीन्स की अगर हम लोग चर्चा करें कि जो लोन पेयर देगा उसको आप बेस बोलेंगे। तो चलिए आइए इन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले NH3 की बात करें और NH2 की अगर आप बात करते हैं, तो NH3 में और NH2 में, इन दोनों में से कौन सा अच्छा बेस होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास एक नाइट्रोजन एटम है, उसके पास 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऐसे, और ये आपके लोन पेयर हो गए। उसके अलावा एक नाइट्रोजन है और उसके पास R ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके पास H हो गए ऐसे, और उसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है। तो ये लोन पेयर क्या किया जाएगा बच्चों, ये वाला लोन पेयर जो है वो डोनेट किया जाएगा। अब आप लोग ही फटाफट से बताएंगे इन दोनों में कि किसका लोन पेयर आसानी से दिया जा सकता है, कौन सा लोन पेयर ऐसा है जो आसानी से नहीं देंगे। तब तक हम पानी पी लेते हैं कि कौन से ऐसे लोन पेयर होंगे जो आसानी से नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों में अगर चर्चा करें तो इसमें कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन लेने या देने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा जुड़ा हुआ है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देकर इसको और इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है, इसलिए आसानी से डोनेट कर पाएगा। अगर इन दोनों की अगर चर्चा कर लें, बेसिसिटी की बात करें, तो आप ये लिखेंगे कि कौन सा वाला,
चिन्ह उल्टा बन गया, कौन सा वाला, RNH2 वाला। ठीक है, तो जो एल्किल एमीन है वो क्या लिखते हैं, एल्किल एमीन्स आर ऑलवेज मोर बेसिक देन अमोनिया। हमेशा क्या होता है, जो एल्किल ग्रुप हैं आपके वो अच्छे डोनर होते हैं किसकी अपेक्षा, अमोनिया की अपेक्षा। तो आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे क्या हैं, बेस हैं। बताइएगा, इतनी बात क्लियर है कि इनको अच्छे बेस माना जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम तुलना कर लें, मान लो कि आपके पास एक NH3 है लोन पेयर, जिस पर CH3NH2 है दूसरा आपका लोन पेयर, तीसरा आपका CH3CH2NH2 है, ये तीसरा लोन पेयर इस पर। और आपसे पूछा जाए कि इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो बेसिसिटी में आप जिसका बहुत अच्छा प्रभाव आप मानते हैं, जिसको आप लगा दें, लीजिए वही वाला आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। बताइएगा, बात समझ में आई। तो ये आपका हो गया NH3CH2NH2 और CH3CH2NH2, ये मोर बेसिक हो जाएंगे। और कुछ बेसिसिटी की बात कर लें, इतनी बात समझ में आई कि कौन सा ज़्यादा डोनेट कर पाएगा इन दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बेसिसिटी पे अगर इसी पे चर्चा कर लें कि प्राइमरी और सेकेंडरी में, जैसे आपने देखा CH3 पे NH2 है, और मान लो कि दूसरी बार एक और N से हटाकर CH3 जोड़ दिया ऐसे, तो ये यहाँ पर ये डोनर होगा ये वाला, तो यहाँ केवल एक चार्ज को दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा दे रहा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा उतना ज़्यादा आसानी से डोनेट की जा सकती है। अगर इन दोनों की बेसिसिटी की अगर ऑर्डर की बात अगर हम लोग कर लें तो ये वाला लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि इन दोनों के लिए आप कौन सा ऑर्डर आप लगा सकते हैं, तो ये वाला ऑर्डर आपके लिए लग जाएगा। अगर आप और अगर इसमें बेसिसिटी की अगर आप बात कर लें, जैसे आपका एक CH3NH2 है और दूसरा आपका C2H5NH2 है, इन दोनों में अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसमें जो सेकेंडरी वाली एमीन होगी आपकी, जिसका प्लस आई ज़्यादा है, वो वाला इससे भी ज़्यादा अच्छा आपका डोनर होगा। तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर ये आपका लग जाएगा। ठीक है, अगर आप और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन की अगर आप तुलना कर लें, जैसे आपका मान लीजिए ये हो गया CH3NH2, ये आपकी प्राइमरी एमीन हो गई। इसके बाद आप बात कर लें CH3 का ट्वाइस NH, ये आपकी सेकेंडरी एमीन हो गई। CH3 का थराइस N, ये आपकी टर्सरी एमीन हो गई। अगर इन तीनों में अगर तुलना करें तो अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी की अगर आप बात करते हैं तो सेकेंडरी एमीन जो है वो मोर बेसिक होती है, प्राइमरी से ज़्यादा क्या होगी आपकी सेकेंडरी वाली, उससे ज़्यादा होनी चाहिए टर्सरी वाली। लेकिन वास्तविकता क्या हो जाती है कि इस पे N से जुड़े हुए जो एल्किल ग्रुप हैं, ये एल्किल ग्रुप क्या हैं आपके, जो CH3 हैं, वो एक C से एक H एक H ऐसे C से ऐसे जुड़े होंगे, तो ये क्या होंगे, बल्कि वाले ग्रुप होंगे। और बड़े ग्रुप होने के कारण आसानी से इसके लोन पेयर को नहीं देने देंगे, और इसी चीज़ को साइंटिफिक लैंग्वेज में स्टेरिक हिंड्रेंस बोला जाता है। और ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इसकी जो बेसिसिटी है बच्चों वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सेकेंडरी पहले आएगा, फिर ये, उसके बाद आपका टर्सरी आएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको लास्ट में ले जा सकते हैं। जो तीसरा वाला है वो कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा। ये इससे भी कम हो गया, ये लीजिए, ये वाला ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा कि सेकेंडरी एमीन मोर बेसिक, उससे प्राइमरी, सबसे कम बेसिक आपकी टर्सरी होगी जब आपका मिथाइल वाला समूह वाला ग्रुप लिया जाए तब। अगर आप इथाइल वाला लेते हैं, जैसे C2H5 आपका NH2 है, एन डोनर हो गया, और दूसरा है C2H5 का ट्वाइस
और वहाँ पर आपका NH हो गया, और C2H5 का थ्राइस और N हो गया। अगर इन तीनों में अगर डोनर की बात करें तो एक नंबर पे तो आपका यही जाएगा, फिर एक नंबर पे जाने के बाद मोर बेसिक वो होगी, फिर उसके बाद टर्सरी, यानी कि ये लास्ट में आपकी प्राइमरी ये हो जाएगी ऐसे। ये बेसिसिटी का ऑर्डर होगा जो सेकेंडरी है, फिर उसके बाद टर्सरी, फिर ये वाला इसके साथ लीजिए, ये वाला ग्रुप। ये दोनों आपको क्या रखने हैं, याद करने हैं। ये दोनों ही आपको बताए हैं एक्वस मीडियम में। इनकी जो बेसिसिटी चल रही है, जो हमने आपको बताई है कि इनकी क्षारकता किस क्रम में होगी, तो वो क्षारकता जो है वो एसिडिक मीडियम में। अगर गैसियस मीडियम में बोला जाए, किसमें, अगर गैसियस मीडियम आप रखते हैं तो गैसियस मीडियम में टर्सरी, बेसिक, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर उसके बाद आपका NH3 वाला जो है वो वाला ग्रुप होगा। लेकिन ये गैसियस मीडियम में होगा। जब आप एक्वस मीडियम ले लेंगे तो वहाँ पे आपको स्टेरिक हिंड्रेंस जो है बच्चों, वो चीज़ देखने में नज़र आ जाएगी। ये चीज़ आपको समझनी है। एक चीज़ और समझते हैं कि रेजोनेंस में बेसिसिटी का क्या रोल है। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि एक आपके पास ये बेंजीन की रिंग बनी हुई है और एरोमेटिक एमीन हो गई आपकी ये RNH2, और दूसरा आपका बना हुआ है CH3NH2। तो आपसे इन दोनों में बोला जाए कि मोर बेसिक कौन है, एक आपकी क्या है, एलिफैटिक है, और दूसरी क्या है आपकी, एरोमेटिक है। एक एरिफेटिक है, एक एरोमेटिक है। इन दोनों में बोला जाए करना क्या है आपको, ये वाला लोन पेयर डोनेट करना है, इसमें क्या करना है, ये वाला लोन पेयर डोनेट करना है। लेकिन इसका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए ये लेस बेसिक हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं कि एलिफैटिक एमीन्स कॉमा लगाएं, एरोमेटिक एमीन्स से हमेशा ज़्यादा बेसिक होती हैं, क्योंकि उसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। अगर यही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और लिखी होती, मान लीजिए कि आपके पास एक बेंजीन की रिंग है जिस पर आपका NH2 जुड़ा हुआ है, 1 2 3 ऐसे हो गए, ठीक है बच्चों। दूसरा नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ आपकी बार क्या कर दिया, 2 रिंग जोड़ दी, 1 2 3, एक NH रख दिया और इसके पास दूसरी हो गई, ठीक है, और एक NSE हो गई, जिससे 3 आपने बेंजीन की रिंग जोड़ दी, 1 2 3, इसके साथ आप जोड़ दें 1 2 3, और तीसरी रिंग यहाँ पर आप जोड़ दें 1 2 3, यहाँ पर आपका लोन पेयर हो गया। तो अगर इन तीनों के लिए अगर आप चर्चा कर लें कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, तो ये वाला लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर, ये वाला ही तो डोनेट किया जाएगा, तो ये वाला इसमें चला जाएगा, ये वाला भी इस दोनों में जा सकता है। तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा, उतना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, तो आसानी से नहीं दिया जाएगा। इसलिए बेसिसिटी की ऑर्डर की अगर आप बात कर लें इन तीनों के अंदर, तो जो आपका पहला स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरे की अगर बात कर लें, तो फर्स्ट इज मोर बेसिक, देन सेकंड, देन थर्ड, ये बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये सब किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किस में है, आप ये कह सकते हैं कि इस वाले में ये जो है रेजोनेंस इन्वॉल्व हो गया और ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लेने का और देने का -I +I ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अगला इफेक्ट है जो हम लोग सिंगल बॉन्ड में था वो वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो 1 मिनट में पूरा जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है किसी भी कार्बन श्रृंखला के अंदर
टर्मिनल कार्बन पर जब डिफरेंट टाइप के डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम जुड़े होते हैं, जिसके कारण पोलराइजेशन हो जाता है और कार्बन श्रृंखला में चार्जेस जो है वो जनरेट स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, क्योंकि जिससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है तो उस पर धनावेश, उसके पड़ोसी पर थोड़ा सा कम धनावेश, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। इसलिए ये चार्ज जो आपका इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। और अगर नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है तो इस पर पॉजिटिव आएगा, अगर वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है तो इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़े प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्रदर्शित करते हैं। तो आपने देखा कि जिनके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जैसे फ्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, NH3 पे पॉजिटिव, NR3 पे पॉजिटिव, NO2, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉनिक जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं, ऐसे ग्रुप को प्लस आई बोला जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्लस आई माइनस आई जो है चार्ज स्पीसीज की स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। तो हम लोगों ने एक फैक्टर पढ़ा कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा फैक्टर हो जो किसी भी स्पीसीज पे चार्ज बना हुआ है, उस चार्ज की स्टेबिलिटी को कम कर रहा हो, चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा हो, तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि टर्सरी एल्किल हैलाइड में जो 3 प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं उसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं, जिससे बॉन्ड पोलर हो जाता है और आसानी से एक्स रिमूव कर जाती है, जिसमें हमें पता चला कि टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड मिथाइल जो हैलाइड है वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लें तो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने पढ़ा कि यदि प्लस आई समूह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा होगा तो वो स्ट्रेंथ को घटाता है, और माइनस आई अगर उससे ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो बढ़ाता है। जैसे अगर 4 में कंपेयर कर लें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब में माइनस आई है, एसिडिटी अच्छी होगी, लेकिन फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, तो एसिडिटी कुछ इस तरीके से घटती चली जाती है। जैसे CCl3, F3Cl3, Br3, I3 अगर इनमें चर्चा करें तो इसमें माइनस आई घटता हुआ चला आता है। तो वही कंक्लूजन है कि जो माइनस आई है वो एसिडिटी को बढ़ाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, प्लस आई जो ग्रुप है वो घटाएगा। इसके बाद बेसिसिटी ऑफ एमीन्स पे हम लोगों ने बात की। एक साइंटिस्ट हैं आपके लुइस कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को स्पीसीज डोनेट करती है, ऐसी स्पीसीज को लुइस बेस कहा जाता है। तो कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो जितनी भी एमीन्स हैं वो लोन पेयर डोनेट करने का काम करती हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सा फैक्टर है जो काम करता है। अगर गैसियस मीडियम में बात करें तो जितने ज़्यादा नाइट्रोजन से जुड़े हुए अगर आपके एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उतना ज़्यादा बेसिक होगा, और जितने कम होंगे तो उतना कम होगा। लेकिन एसिडिक मीडियम में कुछ फैक्टर्स यानी स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाने के कारण ये वाला जो प्रभाव है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ये एरोमेटिक और एलिफेटिक अगर एमीन्स का कंपेयर करें तो एरोमेटिक एमीन्स जो हैं आपकी वो कम बेसिक होती है, क्योंकि इनका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, और एलिफेटिक एमीन आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकती हैं। इसके बाद अगला इफेक्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक, ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या चीज़ है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम लोगों ने पढ़े कि आज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस इफेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हम लोगों ने पढ़ा जो टेम्परेरी आपके जो इफेक्ट हैं वो इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक आपके 2 प्रकार के हैं, जिसमें आज हम लोग अब पढ़ने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो क्या है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, आइए इसके बारे में जानते हैं। और इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, इसका PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, क्लास हो सकता है कि थोड़ी सी बड़ी हो जाए, क्योंकि इसमें तीनों ही इफेक्ट जो हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के आज के लेक्चर में जो है समाप्त कर देंगे, और उसके बाद जो आपकी पहली यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगी इसके साथ साथ। तो क्या है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? इट इज़ ए टेम्परेरी इफेक्ट। पहली बात है कि ये कैसा है, एक अस्थायी प्रभाव है, और क्या होता है, इट टेक्स प्लेस डिमांड अटैकिंग रीजेंट। ये इफेक्ट टेम्परेरी है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है तब होती है जब कोई वहाँ पर अटैकिंग रीजेंट आता है, उसकी डिमांड पर ही टूटता है। इस इफेक्ट के अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये कंपाउंड के अंदर तब होता है जब मल्टीपल बॉन्ड में यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट हो। छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे आपके पास अगर एल्कीन है,
कुछ इस तरीके से, और वहाँ पर कोई आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है। अटैकिंग रीजेंट दो प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ये अटैकिंग रीजेंट क्या है, जब कोई भी रिएक्शन होती है तो जो उस पर जुड़ता है आके तो उसको अटैकिंग रीजेंट बोला जाता है। वो दो चीज़ें हो सकती है अटैक करने वाली, या तो उस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेगी, या उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो जहां इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उस जगह पर अटैक करेगी। तो एल्कीन को हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज माना जाता है, तब इस पर नेगेटिव आएगा। इसी नेगेटिव वाले सेंटर से क्या होगा, जो आपका ई पॉजिटिव है यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है वो वहाँ पर जुड़ जाएगा कार्बन पर प्लस, और ऐसे इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ई। ये कब बॉन्ड टूटा है, जब इलेक्ट्रोफाइल आया है। यदि आता नहीं यहाँ पर तो इसके इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती नहीं और बॉन्ड टूटता नहीं। विशेष बात है कि अगर क्या हो कि इलेक्ट्रोफाइल को हम हटा लें, जैसे किसी न्यूक्लियोफाइल से या किसी दूसरे से रिएक्शन करा दें, तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही यहाँ से रिमूव होगा फिर से ये रिएक्शन वापस हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो अटैकिंग रीजेंट के डिमांड पर होता है। फिर समझिएगा, जैसे आपका ये पास एक एग्जांपल है, कीटोन ले लेते हैं तो C डबल बॉन्ड हो, वहाँ पर कोई एक आपके पास ऐसे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पोलराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, इससे क्या होगा, कार्बन पर प्लस जो जनरेट हुआ था इससे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और O नेगेटिव वहाँ पर आपका जनरेट हो जाएगा। यानी कि ये भी डबल बॉन्ड में होने वाला एक इफेक्ट है, पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग के साथ है, लेकिन इफेक्ट टेम्परेरी है, अस्थायी है। कब होता है, जब डिमांड होती है, अटैकिंग रीजेंट जब अटैक करता है आके तोड़ने के लिए बोलता है वहाँ पर, तब ये बॉन्ड टूटता है। तो ऐसे प्रभाव को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोमेरिक में हम लोग जैसे एप्लीकेशन समझ लें, जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, आपकी प्रोपीन लिखी हुई है और इस पर H पॉजिटिव लगा हुआ है। अब आप देखिएगा ये क्या है, इस एल्कीन से जुड़ा हुआ, इस एल्कीन पर थोड़ा सा ध्यान देना, इस वाली एल्कीन पर जो आपका CH3 जुड़ा हुआ है ये क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, जिससे बॉन्ड शिफ्टिंग ऐसे होगी। तो इसमें क्या है, साथ साथ में इंडक्टिव भी चल रहा है। अभी इसी को बताएंगे, इसी घटना को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक कह देते हैं। तो समझना जरा कि जैसे ही H पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉनों की कमी थी तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ऐसे हुआ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और इसी माइनस पर क्या होगा, H जुड़ जाएगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे पॉजिटिव, और आगे आपका क्या हो गया, CH2 के साथ H जुड़कर CH3 हो गई। और इस पर कोई दूसरा अटैकिंग रीजेंट आता है और वो यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, जिससे CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे Br और आगे सिंगल से CH3 हो जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं 2 ब्रोमो, उसके बाद प्रोपेन। तो ये क्या हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन, इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक क्या है, ये वाली बॉन्ड की शिफ्टिंग तब हुई है जब यहाँ पर H पॉजिटिव अटैक करने के लिए आया है। तो ये जो जब पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो और वो डिमांड पे हो किसी अटैकिंग रीजेंट के, तो ऐसे प्रभाव को, जो टेम्परेरी इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीटली ट्रांसफर हुए हैं लेकिन इफेक्ट टेम्परेरी है। जब अटैकिंग रीजेंट वहाँ पर अटैक करता है, कोशिश करता है उससे साथ जुड़ने की, डिमांड करता है उससे, तब वो बॉन्ड अपना तोड़ देता है आधार परमाणु। चलिए नेक्स्ट और लास्ट इफेक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, ये भी एक टेम्परेरी इफेक्ट है, इंडक्टोमेरिक इसको बोला जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोनों को जोड़ के बना दिया है। ये क्या है, एक टेम्परेरी इफेक्ट है, ये इनहेंस कर देता है किसको, इंडक्टिव इफेक्ट को, एंड इट अकाउंट ओनली द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट। इसमें भी वही स्थिति होती है कि ये क्या हो, जब अटैकिंग रीजेंट आए, जैसे मान लो कि आपके पास कोई एक C के साथ ग्रुप जुड़े हुए हैं, H H H H और Cl, अच्छा खासा जुड़ा हुआ था, हमें पोलराइजेशन दिख रहा था, चूंकि इस पर नेगेटिव था इसलिए इस पर प्लस था, तो इसका हमें इंडक्टिव इफेक्ट दिख रहा था क्लोरीन का। हाँ या ना बोलो बच्चों। यहाँ पर क्या होगा
कोई एक अटैकिंग रीजेंट आया, मान लिया हमने OH नेगेटिव आ गया, जिसने ही ऐसे इसने इलेक्ट्रॉन पे कमी देखी इस कार्बन पे, इसने आके अटैक कर दिया। जैसे ही आके ये जुड़ने का प्रयास करेगा तो हम आप यहाँ कह सकते हैं कि इस कार्बन से ऐसे 2H और नीचे एक हो जाएगा, तो दूसरा जो है यहाँ पर क्या जुड़ेगा आपका Cl आके, सॉरी क्या जुड़ेगा आके OH, ध्यान दीजिएगा क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा और डॉट 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 Cl होगी, और फिर उसके बाद आप समझ रहे होंगे कि Cl बाहर और OH जुड़ जाएगी तो क्या बनेगा CH3OH प्लस Cl नेगेटिव बाहर। तो जब तक इस पर पोलराइजेशन था C से Cl का, लेकिन क्या लग रहा था, इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा था, इंडक्टिव लग रहा था, लेकिन किसी भी दूसरे रीजेंट के, अटैकिंग रीजेंट के आने पे इसके जैसे ही ये आक्रमण करेगा तो ये क्या करेगा, इनहेंस कर देगा, इसके प्रभाव को बढ़ा देगा और ये यहाँ से निकल जाएगा और ये धक्का लगाकर इसी के साथ जुड़ जाएगा। तो ये कैसा इफेक्ट है, एक टेम्परेरी इफेक्ट है, इंडक्टोमेरिक बोला जाता है। इंडक्टोमेरिक क्या चीज़ है, इंडक्टिव इफेक्ट मीजोमेरिक दोनों को मिला के बना दिया है। क्या है इसमें कि टेम्परेरी इफेक्ट है, क्योंकि टेम्परेरी मीजोमेरिक भी था। इस ये क्या करता है कि जब किसी भी रिएक्शन में आ जाता है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट को इन्हेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। इट्स अकाउंट्स इन ओनली प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट, लेकिन ये तभी होता है जब अटैकिंग रीजेंट आता है। जब अटैकिंग रीजेंट आएगा तो जो C से Cl का बॉन्ड जो बना हुआ था ये वाले में इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी को क्या कर देता है बच्चों, इंक्रीज कर देता है, जिससे आसानी से ये निकल जाता है और दूसरा वहाँ पर जुड़ जाता है। तो आज के लेक्चर की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 2 डिस्प्लेसमेंट पढ़े, ठीक है, जहाँ पर हम लोग रेजोनेंस पहले, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑलरेडी पढ़कर आए थे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक और इंडक्टोमेरिक इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक। तो ये प्रभाव आज हम लोगों ने पढ़े। हमने ये भी जाना कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होता है, यानी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स 2 परमाणुओं के नाभिकों पर सीमित न रहकर 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के नाभिक पर विस्थापित होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण 2 तरीके के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पहले प्रभाव परमानेंट होते हैं जिनको हम पोलराइजेशन कहते हैं, जो वीक होते हैं, टेम्परेरी हैं, उनको पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपकी इस जो केमिस्ट्री का बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी उसका ये लास्ट टॉपिक था। तो इस तरीके से आपकी जो पहली यूनिट है ऑर्गेनिक की वो यहाँ पर एंड होती है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, एक नया चैप्टर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम लोग कैसे जानते हैं, क्रियाविधि क्या चीज़ है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, रासायनिक अभिक्रिया के मध्य में क्या क्या स्पीसीज बनती हैं, उनको इंटरमीडिएट्स कहा जाता है, उन सभी के बारे में बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। हम समझ रहे हैं थोड़ा कि ये लेक्चर हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक ही लेक्चर के अंदर चारों कंसेप्ट को क्लियर कर दिया जाए, जिससे ज़्यादा क्लासेस नहीं देखनी पड़ेंगी। हो सकता है कि यदि आप वीडियो बाद में देखें तो इस लेक्चर की स्पीड को थोड़ा सा आप बढ़ा लें, पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। आज के लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल हमसफर पर मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमें बजा दीजिए। जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।